हरीश रावत रामनगर में थे और इसी दौरान उन्होंने फोन पर हरक सिंह से बात की। गणेश गोदियाल ने फोन मिलाकर दिया और फिर हरीश रावत ने हरक से बात कर रामनगर के आपदाग्रस्त इलाके चुकुम और सुंदरखाल गांव में आने का आग्रह किया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, हरीश रावत और हरक रावत की बातचीत फोन पर। मैंने बोला दुई भाइयों तो मिला दूं जरा एक मिनट। हेलो, नमस्कार। मैंने कहा आपदा के समय में सांप और नेवला जो है एक ही उसमें तैर जाते हैं, हम तो दोनों भाई हैं। ये हमारे लोगों पर बड़ी आपदा आई है। आप फॉरेस्ट मिनिस्टर, ये आपदा आई है चुकम गांव मोहान के सामने, उन पर और एक सुंदरखाल में आई है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है कि आप ये दोनों गांवों को आकर के जरा सा देखिए। जिस समय आप और हम एक ही जगह थे, यशपाल आर्या जी भी हैं यहाँ पर बैठे हुए, एक ही जगह थे, उस समय हमने इनके विस्थापन का कागज चलाया था। सुंदरखाल का भी, चुकम का भी चलाया था। इस समय आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद या सेक्रेटरी के बाद कहीं फाइल रुकी पड़ी है, उसको जरा धक्का लगवा दो। देखिए भाई साहब, हम लोग कर जाते हैं तो इस समय हमको पुण्य मिलता। अब आज आप तो कम से कम पुण्य करने के स्थिति में हो, जरा हाथ लगाओ और वो सुंदरखाल वालों के लिए कोई लाइट की व्यवस्था करवा दो। और हाँ, वहाँ के लिए लाइट की उसकी व्यवस्था करवा दो। वैसे मैंने मिसेस धकाती से बात की है, मैंने कहा भाई जरा लिबरल एटीट्यूड अपनाओ, इस समय स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट रूल से नहीं होगा। और यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, चुकम में भी। जरा इसको जरा आकर के देख लो एक चक्कर में। जो बात हुई फोन लाइन पर हरीश रावत की ओर से, वो अभी आपने पूरी देखी है। और हरीश रावत और हरक रावत की बातचीत को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए हैं। कांग्रेस जहां इसे सामान्य बता रही है, वहीं भाजपा हरीश रावत पर सांप और नेवले वाली बात को लेकर हमलावर। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। कभी भी कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी राजनीतिक बातचीत हो सकती है। व्यक्तिगत संबंध भी लोगों के होते हैं और ये व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर बातचीत है। और हरीश रावत जी इस प्रदेश के ही नहीं, देश के भी वरिष्ठतम नेता हैं। और जब वो आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे तो ये जरूरी भी हो जाता है। माननीय मंत्री हैं वर्तमान में हरक सिंह रावत जी, उस संदर्भ में उन्होंने बातचीत की है। बुजुर्ग का सम्मान भी किया था, तो हरीश रावत जी भी अपनी उम्र के उस दौर में हैं। उसी को देखते हुए हरक सिंह जी ने कहा था। और अगर हरीश रावत जी अब स्वयं को अगर हरक सिंह रावत के साथ बाद में सांप और नेवले की जानकारी दे रहे हैं, तो ये तो प्रदेशवासियों को इस बात से संज्ञान लेना चाहिए कि जो नेता स्वयं को सांप और नेवले की बात कहे, उसके बारे में लोग क्या राय ले सकते हैं, अपनी क्या राय दे सकते हैं। दोनों प्रतिक्रियाएं आपने देख ली। रामनगर दौरे पर पहुंचे पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि बासपुर उनकी कर्मभूमि है और ऐसे में वो 2022 में बासपुर से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि भाजपा से कई लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं। हाँ, मेरी कर्मभूमि है, जो मेरा परिवार है, जहाँ की महान आवाम ने, जनता ने मुझे स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, आशीर्वाद दिया है। बाजपुर से मैं कहीं अपने को अलग नहीं कर सकता हूँ। बाजपुर का ही सेवक हूँ। बाजपुर में सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी यहाँ की सरकार, ये फिलहाल उनके लोगों को ही लगता है कि ये डूबती हुई नाव है और उसमें से कुछ लोग अलग होकर कांग्रेस में आना चाहते हैं, उस डूबती नाव में सवार नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे में वो लोग भी हैं जो यहाँ से गए हुए हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहे, विधायक रहे। और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट हमें मिल रही है। रुड़की के दौरे पर पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने बड़ा बयान दिया है। कुंजवाल ने कहा है कि भाजपा के 6 विधायक, गौर करिएगा, कुंजवाल कह रहे हैं कि भाजपा के 6 विधायक उनके संपर्क में हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट।
मेरे संपर्क में भाजपा के 6 विधायक हैं, ये कहना है गोविंद सिंह कुंजवाल का, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का। हाईकमान की हरी झंडी मिलते ही ज्वाइन करेंगे कांग्रेस, ये भी कह रहे हैं गोविंद सिंह कुंजवाल। हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। आपके हरिद्वार जनपद में और रुड़की महानगर में कांग्रेस का परचम लहराएगा, कांग्रेस के विधायक जीतेंगे। मेरे संपर्क में तो 6 विधायक थे, आज भी हैं, और मैंने ऊपर कहा भी है, और जब वो चाहेंगे लेना वो ले सकते। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में क्षतिग्रस्त हुए गोला पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गोला पुल पर चल रहे मरम्मत के कामों का निरीक्षण किया। सीएम ने पुल की अप्रोच को 15 दिनों के भीतर मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से गोला नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया था और इसी दौरान पुल का बहुत बड़ा हिस्सा नदी में गिर गया था। आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे से लौटने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में हालात सामान्य होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सामान्य हो रही है, राहत कार्य तेज़ी से चलाए जा रहे हैं और हम लोगों की पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है सारे कामों को देख रही है। मैं स्वयं जा रहा हूँ, सभी मंत्रीगण जा रहे हैं, हमारे सब विधायकगण जा रहे हैं, संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी समेत पूरी टीम लगी हुई है। जहाँ भी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रामनगर के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। हरीश रावत रामनगर के चुकुम गांव पहुंचे। नदी के किनारे मुहान के पास, तो आगे भी यहाँ का मलबा साफ नहीं किया गया। और इधर हल्द्वानी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने आपदा को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन में फेल रही। जिस तरीके से आपदा आई और आपदा के बाद त्वरित गति से लोगों के बीच में जो है सरकार को जाना चाहिए था, सरकार उसमें असफल साबित हुई। जब नैनीताल से लोग जब हेमताल नहीं आ पाए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जो है देवी आपदा प्रबंधन की व्यवस्था सरकार की है। और आपदा पर विपक्ष के बयानों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भी बयान सामने आया है। गणेश जोशी ने 2013 की आपदा का हवाला देकर विपक्ष पर निशाना साधा। जब 13 में आपदा आई थी, क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या कांग्रेस के गृह मंत्री मौके पर गए थे? क्या मुख्यमंत्री तुरंत मौके पर गए थे? यहीं पर बैठकर देहरादून में बैठकर स्थिति का आकलन कर रहे थे। आज हमारा युवा मुख्यमंत्री हर जगह खुद जा रहा है। और हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस की तरफ से किए जा रहे रेस्क्यू के कामों की जानकारी दी। डीजीपी ने कहा कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद समय रहते हुए काम किया गया और इससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। लगभग 65,000 लोगों को हमने आपदा में फंसने से रोका है, ठीक है ना। उनको मतलब वार्निंग 24 घंटे पहले आ गई थी, तो लगभग 48,000 गढ़वाल में और 17,000 कुमाऊं में, ठीक है, 17-18,000 कुमाऊं में, इनको हमने जो है समय पे रोक दिया ऊपर चढ़ने से, जिससे ये आपदा में नहीं फंसे। दूसरा, हमने लगभग 48,000 लोगों को जो है इवैक्यूएट किया है टाइमली। और इधर नैनीताल से एक बीमार बुजुर्ग को कंधे पर लादकर अस्पताल ले जाने वाली तस्वीर सामने आई। ग्रामीण 2 किलोमीटर पैदल चलकर बुजुर्ग महिला को कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे। दरअसल गांव तक पक्की सड़क नहीं है, इस वजह से लोगों को अस्पताल जाने तक इसी तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तस्वीर देख लीजिए आप। इधर मौसम खुलते ही बद्रीनाथ धाम में सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। शनिवार को बद्रीनाथ धाम में 4,102 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 18 सितंबर से अब तक 71,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। और इसी बीच में एक बड़ी खबर जोशीमठ से मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। उच्च हिमालय इलाकों में बर्फबारी की खबर है। बद्रीनाथ धाम और नीलकंठ की पहाड़ियों पर बर्फबारी की खबर आ रही है। बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है। बड़ी खबर, एक बार फिर से मौसम बदला है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की खबर है और इस बर्फबारी की वजह से तापमान गिरा है, ठंड बढ़ी है। नीलकंठ की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी की खबर आ रही है। ठंड बढ़ गई, इस बर्फबारी की वजह से तापमान गिरा है।
बड़ी खबर बद्रीनाथ धाम से, बदलते मौसम की खबर। इधर उत्तराखंड में एक बार फिर से चारधाम यात्रा सुचारू कर दी गई है। यात्रा खुलने के बाद चारों धामों में यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि चारधाम यात्रा से जुड़ी सभी सड़कें खुल गई हैं। तो ये सतपाल महाराज का कहना है कि चारधाम यात्रा से संबंधित जो सड़कें हैं वो खुल गई हैं और मौसम खुलते ही जो चारधाम यात्रा है पटरी पर लौट आई। हमने सड़कों को ठीक कर दिया है और जो भी सड़कें टूट गई थी उनकी मरम्मत की है। दिन रात हमारे जेसीबी चले हैं, लोगों ने काम किया है और चारधाम यात्रा आज जो है पूरी तरीके से संचालित हो रही है। मैं ये भी धन्यवाद दूंगा जनता को, पर्यटकों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सरकार के प्रति अपना विश्वास जताया है। पीएम आ रहे हैं, उनकी तैयारियां हैं, वो वहाँ के कामों का निरीक्षण करने आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हर्ष की बात है कि वो स्वयं कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और वो वर्चुअल के जरिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ देखा है। तो केदारनाथ यात्रा के दौरान एक बार फिर से हेली सेवाओं की मनमानी की बात सामने आ रही है। हेली कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर सेवाओं का संचालन कर रही हैं और ऐसे में वन्यजीव प्रभाग ने हेली सेवा कंपनियों से जवाब तलब किया। केदारनाथ में हेली सेवाओं की मनमानी की खबर आ रही है। नियमों की अनदेखी की जा रही है हेली कंपनियों के द्वारा और इसीलिए जवाब तलब किया गया है। इधर प्रयागराज में संतों की बैठक से पहले ही हरिद्वार में 7 अखाड़ों ने अध्यक्ष चुन लिया है। साथ ही अब नवनियुक्त अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज समेत तमाम पदाधिकारियों को बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। पूरी कार्यकारिणी फूल महिलाएं पहनाकर उन्होंने स्वागत किया और शॉल भेंट कर रविंद्रपुरी जी का सम्मान किया। सत्तर का संग्राम में आज बात चक्राता विधानसभा की। इस सीट पर वैसे तो काफी समय से प्रीतम सिंह विधायक हैं, मगर इस बार जनता का मूड क्या है, चलिए देखते हैं। देहरादून की चक्राता विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। इस सीट पर उत्तराखंड बनने के बाद से आज तक प्रीतम सिंह विधायक हैं। प्रीतम सिंह मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष है, मगर उत्तराखंड की सियासत में वो बहुत बड़ा कद रखते हैं। प्रीतम सिंह 2 बार मंत्री रह चुके हैं, साथ ही उन्हें संगठन चलाने का तजुर्बा भी है। मगर 2017 के चुनाव में इस सीट पर प्रीतम सिंह मधु चौहान से बेहद करीबी मुकाबले में जीते थे। प्रीतम सिंह की जीत मात्र 1500 वोटों से हुई थी। यही वजह है कि इस बार प्रीतम सिंह के लिए ये सीट इतनी आसान नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि भाजपा नेता मधु चौहान वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून है और सरकार भी उनकी है, जिसकी वजह से इस बार उनका पलड़ा भारी लग रहा है। मगर प्रीतम सिंह को एक बार फिर यकीन है कि जनता का आशीर्वाद तो उन्हें ही मिलेगा। कह सकता हूँ मोटा मोटे तौर पर यहाँ पर एक तहसील थी जो 6 महीने कालसी रहती थी, 6 महीने चक्रोगानी। हमने उसको 3 तहसीलों में विभक्त करने का काम किया। आज चूनी में अलग तहसील है, कालसी में अलग तहसील है और चक्रोता में अलग तहसील है। चक्राता सीट के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ हमेशा भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती आई। कांग्रेस के दमदार नेता प्रीतम सिंह और भाजपा के मधु चौहान के बीच इस सीट पर लंबे समय से चुनावी जंग चली आ रही, मगर इस बार क्या होगा ये तो जनता के मूड पर है। एबीपी गंगा के लिए चक्राता से विक्रम सिंह की रिपोर्ट। और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने विकास के काफी काम करवाए, मगर विपक्ष के नेता इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं। कोई पॉलिटेक्निक इस क्षेत्र में नहीं था। हमने 2 पॉलिटेक्निक स्थापित करने का काम किया, एक सैया के अंदर, दूसरा कुआंसी के अंदर। कोई डिग्री कॉलेज इस क्षेत्र में नहीं था। हमने 2 डिग्री कॉलेज इस क्षेत्र को देने का काम किया। जो वहाँ पे कांग्रेस ने एक धर्रा टाइप का बनाया हुआ है कि चुनाव के समय पे आप लोग आओ और विधायक निधि बांट के उसके बंदर बांट करके अपना वोट खरीद लो, उस धर्रे को मैंने तोड़ने का काम करा है। जिला पंचायत से जितने मैंने काम कराए हैं उसमें से लगभग सभी आप क्षेत्र में देख सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के बड़े मुद्दे क्या हैं। तो आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या है, एक मुद्दा है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था मुद्दा है।
परिवहन की सुचारू व्यवस्था न होना भी एक समस्या है। खराब संपर्क मार्ग हैं। सरकारी अस्पताल में बदहाल चिकित्सा सुविधाएं हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि चक्राता की जनता विधायक के बारे में क्या राय रखती है। इनके अगर विकास के बारे में कहना चाहेंगे तो आज हमारे क्षेत्र की बात करें जौनसार बावर की, तो शायद आज कोई सा भी ऐसा गांव नहीं है जो सड़कों से छूता रह गया हो। हर गांव में आज एनएम सेंटर हैं और हमारे यहाँ जैसे डिग्री कॉलेज भी बना है बहुत सुंदर, वो भी उन्हीं की देन है। आज आप जौनसार बावर या चक्रता विधानसभा को अगर आप देखोगे विकास की दृष्टि से जिस स्तर पर भी आज चक्रता विधानसभा खड़ी है तो उसमें प्रीतम सिंह की देन है। आप चाहे त्यूनी का डिग्री कॉलेज ले लीजिए, आप चाहे चक्राता का डिग्री कॉलेज ले लीजिए। एक तरफ हम आज भी 3 डिग्री कॉलेज, 2 डिग्री कॉलेज, 3 तहसील का ढोल पीटते रहते हैं, लेकिन और जगह इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब चीज़ आ रही है। जिस हिसाब से काम होने चाहिए थे नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम लोग तो आज की तारीख में अगर देखें तो हमारी जो है जिला पंचायत की जो अध्यक्षा हैं मधु चौहान जी, उन्होंने जितनी भी रोडें रुकी हुई थी और रोडें नहीं बनी थी, जिस गांव में नहीं बनी थी उस गांव में उन्होंने इस बार जो है रोडों का एक लाइन लगा। और आपको बताएं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने भी कमर कस ली है। रुड़की में बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन उसने करवाया और सम्मेलन में बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संविधान के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वो मानते हैं, वो संविधान को बदल देना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को कुचल देना चाहते हैं। इसके लिए अब हमें इस चीज को ध्यान में रख के इन सब अत्याचारों को रोकना होगा।